नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई। उस पीआईएल के विषय में अगर हम सही से चर्चा कर पाए और मैं ये बताने में सफल हो पाया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा क्या, गजब के कमेंट किए हैं उन्होंने। पिटीशनें कनेक्टेड थी, श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज की बात थी, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की बात थी, या रिफ्यूजी ना कहा जाए तो बांग्लादेशियों की बात थी और रोहिंग्याओं की बात थी। और फाइल करने वाला कौन था? केस फाइल हुआ रीता मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इसको आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छा, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 505/2025, ऐसा इसका साइटेशन दिया गया। खैर, मैं उस साइटेशन पर नहीं जाता हूं। साइटेशन तो हमने ये एक न्यूज एजेंसी से उठाया है, कितना सही कितना गलत। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस जयमाल्या बागची, हमने बहुत बार कहा है जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के जजमेंट आए, चूंकि मैं 370 की सुनवाई में लगातार उनकी फेस रीडिंग कर रहा था और हम मतलब सुबह से लेकर शाम तक सामने खड़े होते थे, तो उनको समझने के बाद ये पता लगता है कि हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा से आए, प्योर राष्ट्रवादी, और ये जो सेंसिटिव विषय हैं उनके लिए बहुत संजीदा। हालांकि कुछ पत्रकारों ने, कुछ न्यूज एजेंसीज ने उनके लिए ये भी कहा कि भाई अब तो ये सूर्यकांत का समय शुरू हो गया, और सूर्यकांत का समय शुरू हो गया तो ये हो गया कि वो हो गया, ऐसा तमाम तरह से कहा गया कि आज जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन दिखाई पड़ा। लेकिन पीआईएल किस बात की थी? पीआईएल इस बात की थी कि कुछ रोहिंग्याओं को, उन्होंने क्लेम ये किया कि कुछ रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करके वो कहाँ चले गए पता नहीं। उन रोहिंग्याओं को सब ढूंढा जाए, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही उनको छोड़ा जाए। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार कुछ पिटीशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, जिसमें कि अभी कल वाला ही मैंने कहा कि बंगाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था कि वो प्रेग्नेंट महिला थी, उसका बच्चा, वो ये उसको लेकर आइए बंगाल से वापस, बांग्लादेश से वापस, और उसका हम ट्रायल चलाएंगे, तत्काल वापस लाई। उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को सलाह भी दी थी, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, आप उनको लाकर ट्रायल चलवा लीजिए। और ये भी कहा था कि हम ऑर्डर इसलिए नहीं कर रहे कि अगर हमने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा आप इस तरह का अगर ऑर्डर कर देंगे तो इसकी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, और हमारे सामने समस्या ये खड़ी बन जाएगी कि एक नज़ीर बन जाएगी, फिर सभी हाईकोर्ट ऐसे ऑर्डर करने लगेंगे। और कल को सुप्रीम कोर्ट की जो सक्सीडिंग बेंचें हैं वो भी ऐसा कहने लगी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, मैं उसको रिकॉर्ड पर नहीं ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, अगर प्रोसीजर लैप्स है तो उनका प्रोसीजर फॉलो करवाकर उनको वापस भेजिए। मैंने कल भी कहा था कि बांग्लादेश सरकार ने उनको वापस लिया है तो फिर आइडेंटिफाई करके ही लिया होगा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सराखों पर। अब सवाल यहां पर आता है कि पिटीशन इस बात की थी कि भाई ये जो रोहिंग्या है, काउंसिल ने कहा कि जो रोहिंग्या हैं, इन रोहिंग्यास को यहां से छोड़ा जा रहा है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या कहा पता है? वेयर इज द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का ऑर्डर है तुम्हारे पास क्या कि रोहिंग्यास को रिफ्यूजी घोषित किया गया है? आपने रिफ्यूजी जैसे ही इन्होंने शुरू की, इन्होंने शुरू यहीं से की, सर्टेन रिफ्यूजीज, रोहिंग्या रिफ्यूजीज वर पिक्ड अप बाय द दिल्ली पुलिस इन मई एंड देयर वाज नो इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वेयर अबाउट। कुछ रोहिंग्या रिफ्यूजीज की बात कही कि दिल्ली में रोहिंग्या रिफ्यूजीज को पुलिस ने पकड़ लिया था, मई से गिरफ्तार हैं, अभी तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ हैं। तो जैसे ही रिफ्यूजी शब्द इस्तेमाल किया गया पिटिशनर की काउंसिल के द्वारा, वैसे ही चीफ जस्टिस ने कहा वेयर इज द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग देम रिफ्यूजीज? क्या आपके पास भारत सरकार का कोई आदेश है जिसमें उनको रिफ्यूजी कहा गया हो, किसी भी रोहिंग्या को रिफ्यूजी कहा गया? रिफ्यूजी एक लीगल टर्म है, वो उसकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है। भारत सरकार ने अभी तक किसी को भी रिफ्यूजी, चूंकि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिस्से नहीं थे इसलिए रिफ्यूजी तो हम नहीं करते। अब रिफ्यूजी की बात आती है, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, बाकायदा एक नोटिफिकेशन करती है, वो नोटिफिकेशन के बाद ही भारत में कोई रिफ्यूजी स्टेटस ले सकता है, अदरवाइज भारत में कोई रिफ्यूजी नहीं है। और रिफ्यूजी अपने आप नहीं हो जाता। क्या आपके पास जिन लोगों की आप बात कर रही हैं उसका कोई रिफ्यूजी स्टेटस का भारत सरकार का कोई आदेश आपके पास है? कोई लीगल स्टेटस भारत में रिफ्यूजीज का है नहीं। और कोई भी घुसपैठिया बड़े तनाव बड़े उनसे कहा कि somebody is an intruder and he enters illegally, ये घुसपैठिए हैं, ये गलत तरीके से घुसे हैं, इलीगली घुसे हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाए?
आप चाहते हैं कि हमारा कोई ऑब्लिगेशन उनके प्रति होगा। आप सोचिए, आप इस बात को सोचिए, मैं लगातार पिछले 5 जब सीए आया था तभी मैंने कहा था कि ये जो घुसपैठिए हैं, ये अगर हमारे बॉर्डर से घुसता है तो उस समय सेना को पूरा अधिकार है कि वहां गोली मार दे। पूरा अधिकार है सेना में, अगर घुसपैठ होती है तो वहां पर बॉर्डर पर वो गोली मार दे। अब गोली नहीं पड़ी, कहीं सुरंग बनाकर घुसाए, कहीं रास्ते बनाकर घुसाए, सब जगह सेना नहीं थी, कुछ वहां की सरकारें, राज्य सरकारों के कुछ प्रतिनिधियों से मिलकर घुसाए, या फिर हो सकता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो उनको चकमा देकर घुसाए। आप घुसाए, अब घुसने के बाद जहां जिसको गोली पड़नी चाहिए थी उसको आप ये कहते हैं कि उसको भारत में इंसाफ दीजिए, क्योंकि वो भारत की जमीन पर है। इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहता है अब इनको कानून के समक्ष लेकर आइए, इनका पूरा इंतजाम करिए और फिर आपको जो करना है वो करिए। हालांकि काउंसिल ने इस मामले में क्या कहा, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम रेड कार्पेट बिछा दें क्या, उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो गलत तरीके से घुसाया, जो सुरंग से घुसाया, जो इधर उधर से घुसकर आया, उसको आप चाहते हैं कि भारत में हम उसको लीगली कार्रवाई में लेकर आए। जो रिफ्यूजी नहीं है, आप रिफ्यूजी शब्द इस्तेमाल, रिफ्यूजी का कोई स्टेटस नहीं। तब काउंसिल ने कहा कि हम कोई रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम उनके डिपोटेशन का भी विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो कहां गए। उनको भारत में अगर पकड़ा था, पुलिस ने पकड़ा था, तो वो कहां गए। कस्टोडियल डिसअपीयरेंस है ये सर, और कस्टोडियल डिसअपीयरेंस होने के नाते उनको आप अपने सामने बुलाइए और फिर जो भी आपको करना है वो करिए। वी कैन नॉट डू इट वी कैन नॉट डू इज टू ट्रैफिक देम आउट विच इज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी। आगे सवाल आया कि भैया ये जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हार्मफुल है, और वो कह रही हैं कि नहीं नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हार्मफुल है और इसका हम नहीं चाहते कि उसको गलत तरीके से निकाला जाए और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। मैटर को सुनकर सीजीआई ने फिर कहा, इफ दे डोंट हैव लीगल स्टेटस टू स्टे इन इंडिया, वो उनको भारत में अगर रुकने का कोई अधिकार नहीं है, यू आर एन इंट्रूडर। वी हैव ए वेरी सेंसिटिव बॉर्डर इन द नॉर्थ इंडिया, हमारे पास उत्तर भारत में बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। इफ एन इंट्रूडर कम्स, डू वी गिव देम ए रेड कार्पेट वेलकम सेइंग वी वुड लाइक टू गिव यू ऑल फैसिलिटीज। आप घुसपैठिए हैं, आप घुस आए हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको रेड कार्पेट बिछाएं और आपको वो सारी फैसिलिटी दें जो भारत के लोगों को होनी चाहिए, भारत के नागरिकों के अधिकार हम आपको दे दें। फिर सीजीआई ने कहा, इनको वापस भेजने में आपको क्या समस्या है, इनको वापस भेजिए। आप कह रहे हैं, काउंसिल कह रही नहीं नहीं कानून के हिसाब से भेजिए। उन्होंने कहा वापस भेजने में क्या समस्या है भाई, जो इलीगली घुस गया है। मैं आगे से ऐड करता हूं, उनको यह भी कहना चाहिए था सीजीआई को कि इनको तो गोली मार देनी चाहिए थी घुसते समय, इनको गोली नहीं मारी, बस इतना ही वो है कि इनको गोली नहीं मारी गई। इनके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं जो अपनी जान पर खेलकर ऑलरेडी भारत में घुसे हैं। फिर सीजीआई ने कहा, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, उनको वापस करिए, बस कानून का पालन करिए। सीजीआई ने फिर कहा, फर्स्ट यू एंटर, पहले तुम घुसे, यू क्रॉस द बॉर्डर इलीगली, तुमने गलत तरीके से बॉर्डर एंटर किया। यू डग ए टनल, तुमने सुरंग खोदी। क्रॉस द फेंस, तुमने वो तोड़ दी, फेंस तोड़ कर आए, भारत में इलीगली घुस गए। देन यू से नाउ दैट आई हैव एंटर्ड, कह रहे हो कि मैं तो घुस गया हूं, योर लॉस मस्ट अप्लाई टू मी, मेरे ऊपर कानून लागू करिए। एंड से आई एम इंटाइटल्ड टू फूड, और कह रहे हो कि मुझे यहां भोजन का अधिकार है। आई एम इंटाइटल्ड टू शेल्टर, मुझे यहां छत दीजिए, मुझे रहने की दीजिए। माई चिल्ड्रंस आर इंटाइटल्ड टू एजुकेशन, मेरे बच्चों को एजुकेशन दीजिए। डू वी वॉन्ट टू स्ट्रेच द लॉ लाइक दिस, क्या हम कानून का इतना उसको विस्तार दे सकते हैं या इतना उसकी खींचतान कर सकते हैं कि जो इलीगली भारत में घुस गया है, जिसने भारत की ऐसी तैसी कर रखी है, उसको भी अब बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आपको याद होगा पीछे एक बेंच ने ऑर्डर कर दिए थे, रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, क्या हुआ, इनको एजुकेशन का तो फंडामेंटल राइट है, एक बेंच ने कहा था इनको एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है, इनको स्कूलों में एडमिशन दीजिए, इनको रखिए, इनको डे बोर्डिंग में रखिए, इनको नाइट बोर्डिंग में रखिए, जो भारत सरकार की एजुकेशन को लेकर फैसिलिटी हैं, खाना पानी सब दीजिए।
एक बेंच ने कहा था। आज सीजीआई ने वो सब पलट दिया। सब पलटते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब आप कह रहे हो कि हमारे बच्चे हो गए, इनको एजुकेशन दीजिए, आप कह रहे हो हमारे बच्चे हो गए, इनको खाने पानी की व्यवस्था करिए, आपको खाने का अधिकार है, आपको रहने का अधिकार है, आपको यहां व्यापार का अधिकार है, आप सारे फंडामेंटल राइट हमसे मांग रहे हो। क्या इन लोगों को ये फंडामेंटल राइट देने चाहिए जो लोग गलत तरीके से घुसाए हैं? आप बताइए। उन्होंने कहा आप बताइए, आप पीआईएल लेकर आई हैं। अब इस बात को उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल इतना चाहते हैं कि इनको ट्रेस कर लिया जाए, हम केवल इतना कह रहे हैं कि इनको पीछे 2020 में समीउल्लाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश किया था कि रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाए, लेकिन उनको प्रोसीजर फॉलो करते हुए किया जाए। तो प्रोसीजर तो फॉलो साहब हुआ नहीं है। अब इनको पकड़ के लाए, कहां रखा, क्या हुआ, दिल्ली ने पकड़ा था। बात यहां पर आई, क्या पकड़ने के कोई आदेश हैं? क्या पकड़ने का कोई एविडेंस है? क्या उनको गिरफ्तार किया गया ऐसा कोई एविडेंस है? क्या उनको पुलिस ले गई ऐसा कुछ है नहीं। एक कहानी है, एक स्टोरी है। अब उनके पास होंगे तो हो सकता है उन्होंने सबमिट किए हों, कुछ लोगों के बयान दिए हों, लेकिन भैया आप गलत तरीके से घुसाए। जो इलीगल होता है ना, वो अगर मर भी जाए तो उसका कौन हिसाब लगाएगा, उसका क्या होगा? सीजीआई ने फिर ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए कंट्री विद ए लॉट ऑफ पुअर पीपल। भारत में खुद इतनी गरीबी है, हम उस पर तो फोकस कर नहीं पा रहे, हम उनको तो न्याय दे नहीं पा रहे। मेरे पास इतने गरीब व्यक्ति हैं भारत में, और वो भारत के नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए भारत के नागरिक हैं, सदियों से भारत में रह रहे हैं। आर दे नॉट इंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट एंड एमिनिटीज? क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाए? आप आ गई हैं कि ये कहने के लिए कि रोहिंग्यास को दी जाए फैसिलिटी। वाई नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैम? क्या उन पर आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनको कर लें जो गरीब भारत में हैं, जिनको बेसिक फैसिलिटीज भारत में चाहिए, उनके लिए इंसाफ दे लें? इज इट ट्रू? इवन इफ समबडी हैज एंटर्ड इलीगल, क्या यह सत्य है कि जो गलत तरीके से भारत में घुस आया हो उनको हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते? यू आर आस्किंग रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, कि उनका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों को होते हैं, वो फंडामेंटल राइट उनको दिए जाए, उनको वापस लाया जाए। आप ये कहना चाहते हैं हमसे? उन्होंने कहा कि काउंसिल ने फिर क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा साहब हम उनके लिए कोई क्षमा नहीं मांग रहे, हम उनके लिए कुछ, हम तो रिलीफ भी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कि उनको लॉजिस्टिकल इशू है, उनको लाकर लिमिटेड प्रेयर हमने की है, और वो ये की है कि जो डिपोटेशन का ऑर्डर हो, डिपोर्ट किया जाए, वो एज पर कानून हो। पासिंग ऑर्डर एज पर द गवर्नमेंट मेमोरेंडम, सरकार ने खुद ही मेमोरेंडम पहले पास किया था कि भाई इनको डिपोर्ट करने का ये प्रोसीजर है, एफटी के सामने इनको पेश किया जाए और ये किया जाए, वो किया जाए। इस पर भारत सरकार ने बड़ा अच्छा बीच में टपक कर बोला। उन्होंने कहा साहब ये पीआईएल लेकर आई हैं, ये पिटीशन पीआईएल है, ये अफेक्टेड पर्सन की नहीं है कि कोई व्यक्ति अफेक्टेड है और वो आया हो और उसने कहा हो कि साहब हमारा प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, हमको भगा रहे, हमको मार रहे, या हमारे प्रोसीजर के तहत हमारे साथ फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने आना चाहिए और फिर उसको एनआरसी होना चाहिए कुछ। ये वो नहीं लेकर आई, ये लेकर आई हैं पीआईएल। पीआईएल में क्या रिफ्यूजीज को के लिए पीआईएल मेंटेनेबल है? जिसको गोली मार देनी चाहिए बॉर्डर पर, जो बॉर्डर पर जिसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, जो मृत्यु के काबिल है, उसके लिए पीआईएल भारत में। तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा तबक के कहा और कह दिया कि साहब ये इफेक्टेड पर्सन नहीं है, ये पीआईएल लेकर आई है। पीआईएल का मतलब होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस इज नॉट देयर। पीआईएल में किसी रिफ्यूजीज के लिए, या रिफ्यूजी तो कहना ही गलत है, किसी भी घुसपैठिए के लिए कहां से पीआईएल मेंटेन हो जाएगी? हालांकि ऑनरेबल जस्टिस कांत ने, मतलब सूर्यकांत ने कुछ क्वेश्चंस किए थे मई में, कोई दूसरी पिटीशन थी। उन्होंने उस समय कहा था रोहिंग्या वर पिक्ड अप and forcefully thrown into the sea by Indian authorities, by terming it a beautifully crafted story. In a later hearing in that matter, the bench framed questions for the consideration, such as whether Rohingya are to be treated as refugee or illegal migrants. अब सीजीआई मतलब पहले उन्होंने डील किया होगा और डील करते समय उन्होंने कहा होगा कि भाई क्या इन लोगों को पकड़ के समुद्र में फेंक दोगे, इनको वापस उनके देश भेजिए। ये कोई पिटीशन आई, उसमें कहा इलीगल इमिग्रेंट या माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज के मामले में।
ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज के मामले में कहा था कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आएगा वो क्या धर्मशाला खोल रखी है कि आपको रिफ्यूजी कार्ड बांट देंगे। वो यूएनओ वालों ने ये समझ रखा है कि भारत जो है वो एक धर्मशाला है, धर्मशाला में भेज दो, रिफ्यूजी कार्ड बना दो और भारत में भेज दो। अभी कुछ दिन पहले की बात है। और उन सबको समअप करते हुए चीफ जस्टिस ने आज बड़ी बुरी तरह लताड़ लगाई और लताड़ लगाकर ये कहा ये कोई धर्म, मतलब इनडायरेक्ट वे में भले सही, पुरानी बात जो पहले दूसरी बेंच कह चुकी है कि भाई धर्मशाला नहीं है भारत। अभी उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने का ऑर्डर भी अभी नहीं आया है कि वाकई में वो हेबियस कॉर्पस एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, लेकिन आज मजेदार बहस जो हुई वो जानने काबिल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा कर्री और सीधी लताड़ लगाई और इतनी खतरनाक लताड़ लगाई कि देश भर में वो उसकी क्लिप अगर मिले तो देश भर में सुनाना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट किस नजरिए से बैठ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सवेरे सवेरे प्रश्न आया ये सरजुल इमाम और इनकी बेल का, और वो बेल में उन्होंने मांग रहे थे कि भाई इनको बेल दे दो। और ये भी कहा था पिटिशनर के वकील ने कि साहब ये अच्छी सुबह नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि कल ही दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ। उन्होंने कहा ये अच्छी सुबह है कि मैसेज दिया जाए, और जो बेल किसी की मांगी जा रही थी आतंकियों की, वो बेल रिजेक्ट करते हो ठोस के रखो। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये यहां पर अच्छी मैसेज जाना चाहिए देश भर को। और आज सीजेआई ने फुल फ्लैश जो वो कह सकते थे वो सब कुछ कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। मैं समझता हूं कि सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।